अभी क्या बोलूं मैं। पहली लाइन जो हर वीडियो में आती है। जाओ का फॉरेन ला इस मराठी चैनल में मैं ज्ञानेश्वर नडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसमें चैनल तो मराठी हो गया लेकिन ऑडियो हिंदी है। ऐसी ही उटपटांग सी डायलॉग डिलीवरी वीडियो में आगे भी जारी रहने वाली है। अगर किसी को हर चीज में परफेक्शन चाहिए तो उन्हें इस वीडियो में एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बिना समय गंवाए चलते हैं सीधे मेन टॉपिक पर। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। वैसे पिछले 4-5 सालों से मैं इसे फॉलो करता आया हूँ। साल दर साल इसमें स्टूडेंट के एप्लीकेशन भी डाले हैं। हर साल रिजल्ट देखकर थोड़ी हैरानी होती थी, लेकिन इस बार के रिजल्ट ने शॉक कर दिया है। स्टूडेंट की आइडेंटिटी और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस लिस्ट को ओपन नहीं करने वाले और ना ही किसी स्टूडेंट का नाम लेने वाले हैं। कितने लोगों का फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ, कितने लोगों को सिलेक्शन में जगह नहीं मिली और कितने लोगों के एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए, इसकी सारी जानकारी लिस्ट में मौजूद है। इस बार गवर्नमेंट ने एक काम बहुत ही बढ़िया किया है। पिछले 2-3 साल से जिनको सिलेक्शन में जगह नहीं मिलती थी उनको वेटिंग लिस्ट में डाला जाता था। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी, वेटिंग लिस्ट कब कंफर्म होगी इसकी कोई टाइमलाइन नहीं थी। कई स्टूडेंट्स का इस बीच यूनिवर्सिटी का एडमिशन एक्सपायर हो जाता था। कुछ स्टूडेंट की प्रायोरिटी भी बदल जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। सितंबर में स्कॉलरशिप का पोर्टल दोबारा खुलने वाला है। हालांकि फर्स्ट राउंड सिलेक्शन में जो भी कैंडिडेट्स ने बैकआउट किया होगा या फिर डिस्क्वालिफाइड हुए होंगे, सिर्फ उतने ही सीटों के लिए दोबारा एप्लीकेशन पोर्टल खुलने वाला है। एक सक्सेसफुल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन करने के लिए स्कॉलरशिप की सारी गाइडलाइंस बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टडी करना पड़ेगा, कौन से साल में कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने एप्लीकेशन राउंड्स थे, कितने लोग सिलेक्ट हुए, कितने रिजेक्ट हुए, रिजेक्शन के रीजन क्या थे। पिछले 5-6 साल का सारा डेटा स्टडी करने के लिए वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस बार के रिजेक्शन लिस्ट में एक कैंडिडेट है जिसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ और रीजन क्या था कि कैंडिडेट ने पहले ही एक बार मास्टर किया हुआ है। इसके बारे में रूल ये है कि अगर आपको मास्टर प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो आपकी पहले से ही मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक मास्टर पहले से ही किया है तो आप दूसरी मास्टर करने के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। पिछले कुछ सालों में कितने सारे स्टूडेंट्स ने अपनी मास्टर डिग्री छुपा के स्कॉलरशिप अप्लाई किया है और उन्हें स्कॉलरशिप मिली भी है। पूरे इंडिया में कितनी सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज है जिनका आपस में भी और गवर्नमेंट के साथ भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर किसी ने अपनी मास्टर डिग्री छुपानी है तो उसका पता लगाना गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने वो भी कर दिया। गवर्नमेंट ने इसका पता कैसे लगाया होगा, इसके ऊपर मेरी रिसर्च अभी भी चल रही है। हर बार की तरह इस बार भी एससी, एनटी, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर और ट्रेडिशनल आर्टिजन्स के अलावा दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप सेल से ये वीडियो देखेगा तो मेरी उनको एक सलाह है। अगर कोई कैंडिडेट बीसी, एसबीसी, ओबीसी या फिर किसी भी और कैटेगरी का हुआ तो उन एप्लीकेशंस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट 4 कैटेगरी में से किसी को भी बिलोंग नहीं करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये देखने से कि कैंडिडेट के पास इनकम टैक्स रिटर्न है या नहीं, एडमिशन ऑफर कंडीशनल है या अनकंडीशनल, परसेंटेज 60 से कम है या ज्यादा। क्योंकि अगर कैटेगरी सही नहीं है तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स सही होने का कोई फायदा नहीं है। कैंडिडेट अगली बार एप्लीकेशन करने के लिए कैटेगरी बदल नहीं सकता। ऐसे केसेस रिजेक्ट करते वक्त सिर्फ एक रीजन देना ही काफी है। 125 में से 10 सीटें एनटी कैटेगरी के लिए रिजर्व थी। बाकी बचे 115 सीटों में हर स्टेट के लिए 10% की कैपिंग थी। इस हिसाब से किसी भी स्टेट से ज्यादा 12 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होना था। फिर भी महाराष्ट्र स्टेट से 22 का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 6 कैंडिडेट एनटी कैटेगरी के भी शामिल थे। 22 में से 6 को निकाल देंगे तो 16 कैंडिडेट महाराष्ट्र से सिलेक्ट किए गए। उसकी वजह यही थी कि बाकी स्टेट में से कम एप्लीकेशन आए और खाली सीट महाराष्ट्र को दे दी गई।
महाराष्ट्र के बाद गुजरात ने भी अपना 12 कैंडिडेट्स का कोटा पूरा किया। जो 4 सीट महाराष्ट्र के कैंडिडेट ज्यादा ले गए वो इसलिए कि उनकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग गुजरात के कैंडिडेट्स की यूनिवर्सिटी रैंकिंग से बेहतर थी। 155 कैंडिडेट्स जिनको सारे डॉक्यूमेंट्स सही होने के बावजूद सिलेक्शन में जगह नहीं मिली, उनमें इन्हीं 2 स्टेट के कैंडिडेट आपको मिलेंगे। 1 सितंबर से जब पोर्टल दोबारा एप्लीकेशन के लिए खुलेगा, उसमें महाराष्ट्र और गुजरात के कैंडिडेट्स को जगह मिलना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही स्टेट ने फर्स्ट राउंड में ही अपना अपना स्कॉलरशिप का कोटा पूरा कर लिया है। सिर्फ 4 पोजीशन बची है एनटी कैटेगरी की, जिसमें दोनों स्टेट के कैंडिडेट के लिए मौका है। हालांकि मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, 4 सीट सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के लिए नहीं है, भारत के सारे स्टेट के लिए है। 10 सीट जो एनटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, उसमें कोई स्टेट वाइज कैपिंग नहीं है। बची हुई 4 सीट महाराष्ट्र को भी जा सकती है, गुजरात को भी जा सकती है या किसी और स्टेट को भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कैंडिडेट की यूनिवर्सिटी रैंकिंग के ऊपर। तो ये तो था 2024-25 के नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप रिजल्ट पर एनालिसिस वीडियो। अगर किसी को नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में हमारी सर्विसेज चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सर्विसेज फ्री में नहीं दे पाएंगे। फ्री में हम सिर्फ एक ही चीज दे पाते हैं और वो है ढेर सारी शुभकामनाएं।